मास्टर कोंगशुआन की बात सुनकर चरण का मन मंथन करने लगा। तो शाओलिन का मज्जा शुद्धिकरण क्लासिक हो गया था। वह मास्टर कोंगशुआन की चिंता और तात्कालिकता को मोटे तौर पर समझ सकता था। माओशान संप्रदाय के झांग जिनियन, कुनलुन संप्रदाय के किनचेंग और अन्य लोगों की तरह अपने ही संप्रदाय के एक अद्वितीय कौशल का खो जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति थी। जब चरण को समझ में आया तो उसने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि मांसपेशी फोर्जिंग क्लासिक और मज्जा शुद्धिकरण क्लासिक मूल रूप से शाओलिन के अद्वितीय कौशल थे। अब उन्हें उनके असली मालिक को लौटाने से उसे शाओलिन के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद मिल सकती थी। उसने मास्टर कोंगशुआन के लिए शुरू से अंत तक मज्जा शुद्धिकरण क्लासिक का पाठ किया। जैसे ही मास्टर कोंगशुआन ने चरण को मज्जा शुद्धिकरण क्लासिक के मंत्र पढ़ते सुना, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चमक उठीं। जब तक चरण ने पूरा मंत्र पढ़ना समाप्त किया, मास्टर कोंगशुआन के हाथ पहले से ही उत्साह से कांप रहे थे। ये सही है, ये वास्तव में सबसे प्रामाणिक मज्जा शुद्धि शास्त्रीय साधना विधि मंत्र है। दाता किन, आपका वास्तव में हमारे बौद्ध संप्रदाय से संबंध है। उसने चरण की ओर आशा भरी नजरों से देखा। दाता किन, आपकी योग्यता श्रेष्ठ है और आपने हमारे शाओलिन के स्नायु फोर्जिंग क्लासिक और मज्जा शुद्धि क्लासिक की साधना की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे शाओलिन संप्रदाय में शामिल होने और मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार होंगे। चरण ने यह उम्मीद नहीं की थी कि गुरु कोंगशुआन उसे भर्ती करने की कोशिश करेंगे, उसे शिष्य बनाने की तो बात ही छोड़ दें। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आ गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, गुरु, मैं अपनी 6 इंद्रियों से शुद्ध नहीं हूँ और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी और बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा और सांसारिक दुनिया को त्याग कर शास्त्रों का जाप और मंदिर में प्रार्थना नहीं करूंगा। वह निश्चित रूप से भिक्षु नहीं बनना चाहता था। मास्टर कोंगशुआन ने उनके स्पष्ट इनकार को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। युवा दाता, गलतफहमी मत पालिए। आंतरिक शिष्यों के अलावा हमारे शाओलिन में कई सामान्य शिष्य भी हैं। अगर आप शाओलिन के सामान्य शिष्य बनने के इच्छुक हैं और भविष्य में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो शाओलिन निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा। सामान्य शिष्य वे होते हैं जो केवल पंजीकृत होते हैं, उन्हें मंदिर में रहने की जरूरत नहीं होती, न ही उन्हें अपना सिर मुंडवाने या उपदेशों का पालन करने की जरूरत होती है। शाओलिन उन्हें शिष्य क्यों बनाना चाहते थे, ये चरण अपने मन में समझ गए। आखिरकार उन्होंने उनकी अनोखी गुप्त तकनीकों को सीखा था। ये सोचकर उसे लगा कि उसका शाओलिन से सचमुच कोई नाता है। यूजियान बुक स्टोर में मौजूद अनेक साधना विधियों और गुप्त नियमावलियों में से उसने केवल स्नायु निर्माण क्लासिक और मज्जा शोधन क्लासिक की ही साधना की। चूंकि चारण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बहुत सी विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करने की हिम्मत नहीं की। अगर भविष्य में उसे किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन मिलता तो वह भी उसकी साधना के लिए लाभदायक होता। बहुत सोचने के बाद शाओलिन का एक साधारण शिष्य बनने में उसके लिए कोई नुकसान नहीं था, इसलिए चारण ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि गुरु ने ऐसा कहा है तो मैं शाओलिन का एक साधारण शिष्य बनने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने कोंगशुआन को गुरु कहकर पुकारा और उन्हें प्रणाम किया। गुरु कोंगशुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने जल्दी से चारण को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छे आज्ञाकारी शिष्य, जल्दी उठो। अपने गुरु का आभार मानने के बाद चारण का संकोच कम हो गया। उसने विनम्रतापूर्वक गुरु कोंगशुआन से अपने सामान्य अभ्यास के दौरान आने वाली कुछ उलझनों के लिए मार्गदर्शन मांगा। गुरु कोंगशुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और चरण की शंकाओं का समाधान किया। चरण पहले अकेले साधना करते हुए आगे बढ़ रहा था और शायद साधना मंत्रों के कुछ अंशों को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अब किसी के मार्गदर्शन में कई सूक्ष्म बातें अचानक स्पष्ट हो गईं। किसी ज्ञानी व्यक्ति की बात एक क्षण के लिए सुनना 10 वर्षों तक अध्ययन करने से बेहतर है। चरण को इस क्षण यही अनुभूति हुई। उसने मन ही मन सोचा, गुरु कोंगशुआन को गुरु मानने के अपने लाभ हैं। कम से कम अब से कोई उसे मार्शल आर्ट साधना में मार्गदर्शन तो देगा। जब चरण चला गया तो गुरु कोंगशुआन ने स्वयं उसे बाहर तक छोड़ा। उन्होंने शान झेन से, जो द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, कहा, शान झेन, मैंने चरण को अपना शिष्य बना लिया है। अन्य शिष्यों को इकट्ठा करो और उन्हें उससे मिलने के लिए बुलाओ। जी हाँ गुरु। शान झेन के चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी खुशी झलक रही थी। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर गुरु कोंगशुआन को प्रणाम किया और फिर जल्दी से चला गया। जियांग मुवान और लू हुई, जो पास ही थे, थोड़े आश्चर्यचकित हुए। सर, आप साधु बनने वाले हैं। लू हुई की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी हैरानी भरी निगाहें देखकर चरण झट से मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं साधु नहीं बन रहा। मैं शाओलिन में एक साधारण शिष्य के रूप में शामिल हो रहा हूँ। ओह, एक साधारण शिष्य, इसका मतलब है कि आपको अपना सिर मुंडवाने की जरूरत नहीं है। तभी लू हुई को एहसास हुआ। जियांग मुवान ने चरण को कई बार देखा, उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके पास कितने राज हैं। वह कुनलुन संप्रदाय, माओशान संप्रदाय और शाओलिन के साथ अच्छे संबंध रख सकता था। वह अथाह था।
सौभाग्य से वह चारण की दुश्मन नहीं थी, अन्यथा वह शायद बहुत पहले ही बिना दफन स्थान के मर गई होती। जल्द ही शानजेन उन शाओलिन शिष्यों को लेकर आया जो इस बार कुनलुन पर्वत पर आए थे। कुल मिलाकर 10 से अधिक शिष्य थे। उनके पहुंचने के बाद सभी ने सबसे पहले मास्टर कोंगक्सुआन को प्रणाम किया। मास्टर कोंगक्सुआन ने नीचे भीड़ को देखा और उनका परिचय कराया। ये चारण हैं, मेरे नए स्वीकृत शिष्य। अब से वह आपके मार्शल अंकल होंगे। जल्दी आओ और उन्हें अपना सम्मान दो। ये सुनकर शाओलिन शिष्यों के चेहरे आश्चर्य से चमक उठे, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी हथेलियां जोड़कर उन्हें सलाम किया। नमस्कार मार्शल अंकल। चारण, उसने उम्मीद नहीं की थी कि मठाधीश का एक शिष्य होने के नाते उसे इतनी उच्च वरिष्ठता मिलेगी। उन्होंने जल्दी से शाओलिन शिष्यों को उठने का इशारा किया। सभी को नमस्कार नमस्कार, कृपया जल्दी से उठें। तभी शाओलिन शिष्यों ने अपनी पीठ सीधी की। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए चरण ने मास्टर कोंगक्सुआन को विदाई दी और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने की तैयारी की। कल कुनलुन संप्रदाय के उत्तराधिकार समारोह में भाग लेने के बाद वह घर जा सकेगा। वह अपनी पत्नी और बेटी को याद करता था और वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक साधारण स्नान के बाद चरण ने अभी भी अपनी आंतरिक ऊर्जा की खेती करने के लिए पहले ध्यान किया। सोने के लिए लेटने से पहले उसने 11 बजे तक साधना की। अगला दिन ये कुनलुन संप्रदाय के अपने संप्रदाय के नेता के उत्तराधिकार समारोह का दिन था। सुबह 10 बजे सभी लोग चेन जे को नए संप्रदाय के नेता बनते देखने के लिए कुनलुन संप्रदाय के मुख्य हॉल में एकत्र हुए। 1 घंटे बाद समारोह संपन्न हुआ और चेन जे ने आधिकारिक तौर पर कुनलुन संप्रदाय के 130वीं पीढ़ी के संप्रदाय प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। समारोह के बाद चेन जे मेहमानों को भोज कक्ष में भोजन के लिए आमंत्रित करने ही वाले थे कि उसी समय बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह कुनलुन पर्वत पर आ धमका। द्वारपाल घायल हो गए और तलवारों से लैस लोगों का एक समूह कुनलुन संप्रदाय के मुख्य भवन के सामने पहुंच गया। हा, ये पाखंडी लोग जो खुद को धार्मिक संप्रदाय बताते हैं, आज ये कुनलुन पर्वत तुम्हारी कब्रगाह होगा। एक जोरदार हंसी सभी के कानों में गूंजी और सबने एक साथ देखा। उन्होंने एक छोटे कद के बदसूरत आदमी को घमंडी और तिरस्कार भरे भाव से देखते हुए देखा। उसे देखकर भीड़ में से कोई खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, ये तो दुष्ट गुट का कोई आदमी है। कुनलुन संप्रदाय के नवनियुक्त नेता चेन जे तुरंत गंभीर चेहरे के साथ बाहर चले गए। तुम दुष्ट पंथ सच में बहुत दुस्साहसी हो। हमारे कुनलुन संप्रदाय में उत्पात मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे कद के आदमी जो चुनशिंग ने दांत दिखाते हुए कहा, कुनलुन संप्रदाय के नेता उत्तराधिकार समारोह में हमें बुलाया तक नहीं गया। चूंकि तुम इतने घमंडी हो तो हमारे संत प्रभु संप्रदाय को अशिष्टता का दोष मत दो। उसने अपनी बाहें फैलाईं और अपने पीछे खड़े दर्जनों लोगों को उकसाया। सबने देखा है, ये तथाकथित धार्मिक संप्रदाय हमें अपनी नजरों में जरा भी नहीं रखते। आज चलो उनके खून से उनका प्रायश्चित करें, आप क्या कहते हैं? अच्छा। उसके पीछे खड़ी भीड़ ने अपने हथियार उठा लिए और दहाड़ने लगी। सभी के चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। मारो 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 मारो। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के धर्मी साधकों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों ने अपने हथियार उठा लिए थे और खून खराबा चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़े थे। ये देखकर विभिन्न संप्रदायों और गुटों ने जल्दी से अपने हथियार निकाले और इन दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों से युद्ध में शामिल हो गए। उनके पीछे ये दृश्य देखने के बाद चरण के हाव भाव थोड़े बदल गए। जियांग मुवान और लू हुई अन्य अंगरक्षकों के साथ चरण के चारों ओर खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे थे। चरण ने शुरू में सोचा था कि वह आज दोपहर कुनलुन संप्रदाय को छोड़ सकेगा, लेकिन अब वह अचानक मुसीबत में फंस गया था। दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों ने मुसीबत की तलाश में कुनलुन संप्रदाय पर हमला कर दिया और कत्लेआम की आवाजें हवा में भर गईं। चरण ने देखा कि प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के कई शिष्य पहले ही घायल हो चुके थे। चरण की ओर से जो कोई भी ब्लेड लेकर आता था उसे जियांग मुवान और अन्य लोग तुरंत निपटा देते थे। जियांग मुवान की ताकत बहुत बढ़ गई थी और आम लोग सचमुच उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अराजक दृश्य देखकर चरण की भौहें तंग गईं। ऐसा लग रहा था कि जहां एक और दुष्ट संप्रदाय के कई सदस्य थे, वहीं प्रमुख संप्रदायों के भी कई लोग थे। खासकर जब विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख अपनी चाल चलेंगे तो इन दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों का जल्द ही सफाया हो जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि उनका कोई मुकाबला नहीं तो वे स्वेच्छा से अपनी जान क्यों दे देते। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, चरण के हृदय में अचानक एक अशुभ भावना जाग उठी। जैसे ही यह भावना प्रकट हुई, अचानक एक हाथ जमीन से निकला। उसकी हथेली खुली हुई थी और उसने जोर से चरण के टखने को पकड़ लिया। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत ने चरण को जमीन के नीचे खींचने की कोशिश की। चरण बहुत चौंक गया। उसने नीचे देखा और एक हाथ उसे जबरदस्ती खींच रहा था। ये देखकर जियांग मुवान ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और चरण के टखने पर वार कर दिया। कटा हुआ और खून से लथपथ हाथ तेजी से पीछे हटा और जमीन में गायब हो गया। जमीन के नीचे कोई कैसे हो सकता है?
चरण की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये निंजुत्सु है। मास्टर कोंगशुआन ने चरण की तरफ की स्थिति देखकर तेजी से पलटकर उसकी ओर छलांग लगा दी। कुछ विदेशी विशेषज्ञ घुसपैठ कर चुके हैं। चरण के हाव भाव थोड़े बदल गए, अब उसे आखिरकार यकीन हो गया था। धिक्कार है, ये सब लोग उसके लिए ही यहाँ होंगे। इतने सारे दुष्ट संप्रदाय केवल अपनी असली हत्या की चाल को छिपाने के लिए ही परेशानी पैदा कर रहे थे। गुरु, वे विशेषज्ञ मेरे पीछे पड़े हैं। चरण ने जल्दी से मास्टर कोंगक्सुआन को मदद के लिए पुकारा। मास्टर कोंगक्सुआन, हालांकि थोड़ा हैरान थे, जल्दी से सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे शिष्य हो। मैं, तुम्हारा गुरु, स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा और किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर चरण ने मन ही मन सोचा कि यह गुरु वास्तव में सम्मान के योग्य है। जैसे ही दोनों ने बात की, झांग जिनियन भी तेजी से वहां पहुंच गया। उसके हाथ के एक झटके से 3 ताबीज 3 दिशाओं में निकल गए, जिससे काले कपड़े पहने और नकाबपोश 3 आकृतियां हवा में प्रकट हुईं। वे लोग तुम पर हमला करना चाहते हैं। झांग जिनियन चरण के पास उतरे और भौहें चढ़ाकर बोले। चरण ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि 3 काले कपड़े पहने आकृतियां खुद को प्रकट करने के बाद जल्दी से भीड़ में वापस गायब हो गईं। क्या ये निंजुत्सु है? केवल पार्लर के करतब? झांग जिनियन ने उपहास किया। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ लिया और उसे चरण की पलकों पर पहुंच दिया। चरण ने तुरंत कई आकृतियों को तेजी से अपनी ओर दौड़ते देखा। ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथों में छोटी तलवारें थीं और उनका हमला चरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित था। वह कुछ चौंके बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि वे लोग चरण तक पहुंच पाते, मास्टर कोंगक्सुआन ने अपनी चाल चल दी। उसका कसाया बिना हवा के लहरा उठा और उसने लगातार 3 हथेलियों पर प्रहार किया, जिससे तीनों निंजा तुरंत पीछे की ओर उड़ गए, खून उगलने लगे। मास्टर कोंगक्सुआन की ताकत देखकर चरण ने मन ही मन सोचा कि उसे वाकई एक शक्तिशाली समर्थक मिल गया है। झांग जिनियन की तरफ से उसने 2 दुश्मनों से भी तेजी से निपटा, जिन्होंने चरण के पास आने की कोशिश की थी। मैदान पर स्थिति लगातार अराजक होती जा रही थी, लेकिन अगर कोई ऊपर खड़ा होता तो वह देख सकता था कि चरण के केंद्र में कई लोग उसे घेरे हुए थे। इतनी हत्या की मंशा महसूस करते हुए चरण के माथे से भी ठंडा पसीना रिस रहा था। अच्छा, इस बार इतने सारे लोग उसे मारना चाहते थे। मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन को एहसास हुआ कि ये लोग सचमुच चरण को निशाना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके बाएं और दाएं पहरा दिया। जो भी हत्या करने आए, उन सभी को दोनों ने मिलकर निपटा दिया। अपनी भीषण लड़ाई के दौरान किनचेंग को यह देखकर थोड़ी राहत मिली कि चरण सुरक्षित था। वह कुनलुन संप्रदाय के शिष्यों को इन दुष्ट संप्रदाय के सदस्यों का विरोध करने में मदद करने में व्यस्त थे और वास्तव में उलझ गए थे, मुक्त होने में असमर्थ थे। एक तेज तलवार क्यूई अचानक चरण के ग्लैबेला की ओर आ गिरी। जियांग मुवान ने इस तलवार क्यूई की भयानक प्रकृति को भांपते हुए जान लिया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है और जल्दी से चरण को ढाल दिया। हालांकि ये तलवार क्यूई अभी उन दोनों तक नहीं पहुंची थी जब इसे मास्टर कोंगक्सुआन ने रोक लिया, जो चरण के सामने दाईं ओर खड़े थे। मास्टर कोंगक्सुआन ने अचानक हेडमास्टर झांग से कहा, कुछ विशेषज्ञ आ गए हैं। हेडमास्टर झांग, आइए हम उनसे मिलें। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। ये सुनकर झांग जिनियन ने कुछ और नहीं कहा और मास्टर कोंगक्सुआन के साथ छत पर छलांग लगा दी। चरण और अन्य लोगों ने दूरी पर देखा और छत पर कई आकृतियां खड़ी देखीं। ये लोग काफी दूर थे और चरण उनके चेहरे साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वे सभी बेजोड़ विशेषज्ञ हैं और वे सभी उसके लिए यहाँ मौजूद थे। वह अंदर ही अंदर कराहने से खुद को रोक नहीं पाया। जल्द ही उसने मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन दोनों को आगे बढ़ते देखा और 2 विशेषज्ञों से युद्ध करने लगे। बचा हुआ विशेषज्ञ पंखा पकड़े छत से नीचे कूदा और तेजी से चरण की ओर कूदा। उसने हवा का फायदा उठाया, कई सिरों पर पैर रखा और तेजी से चरण के सामने पहुंचा और अपना पंखा सीधे चरण की गर्दन पर तान दिया। चरण बहुत घबरा गया और तेजी से पीछे हट गया। जियांग मुवान आगे बढ़ा ताकि चरण को हमले से बचाने में मदद कर सके। हालांकि हमलावर की मार्शल आर्ट कमाल की थी और जियांग मुवान का कोई मुकाबला नहीं था। उस व्यक्ति ने बस 2 बार पंखा हिलाया और जियांग मुवान और लू हुई हवा में ही जोरदार वार कर गए और पीछे की ओर उड़ते हुए उनके मुंह से खून बहने लगा। चरण के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और वह भाग गया। इस दौरान उसके हल्केपन का हुनर निखर गया था और उसकी दौड़ने की गति मोटरसाइकिल को टक्कर दे सकती थी। लेकिन एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने यह अभी भी काफी नहीं था। पंखा पकड़े हुए विशेषज्ञ ने चरण को इतनी तेज दौड़ते देख जल्दी से अपना पंखा फेंका ताकि चरण की पीठ पर वार कर सके। इस प्रहार की शक्ति भयानक थी। अगर पंखा चरण को लग जाता तो वह मरता नहीं तो अपंग जरूर हो जाता। इस समय चरण को बस अपनी पीठ पर पंख न होने का अफसोस था। उसने अपने दांत पीस लिए, ये सोचकर कि अगर आखिरी क्षण आया तो वह किसी और चीज की परवाह नहीं करेगा और सीधे बचने के लिए अपने स्थान में छिप जाएगा।
बस इस महत्वपूर्ण क्षण में एक जोर की सीटी बजी और अविश्वसनीय गति का एक व्यक्ति आगे की ओर उड़ गया, जिसने चरण के लिए इस घातक प्रहार को रोक दिया। चरण ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे एक 50 से अधिक उम्र का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पंखा था। वह मदद किए बिना नहीं रह सका, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार सुदृढ़ीकरण आ गया था। पंखा पकड़े हुए व्यक्ति ने देखा कि उसका हथियार छीन लिया गया है और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई है। बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह मदद किए बिना नहीं रह सका। चेन जियांगवांग, ये वास्तव में आप हैं? यह मैं हूँ। चेन जियांगवांग ने अपनी उंगलियों से बल लगाया। उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति को उदासीनता से देखा। उसके स्वर में उपहास भरा भाव था। झाओ चांगलियांग, तुम सचमुच बहुत नीचे गिर गए हो, है ना? एक प्रतिष्ठित संप्रदाय के अनुयायी से एक पतित दुष्ट संप्रदाय के सदस्य बन गए हो, और अब तुम विदेशी ताकतों के साथ मिलकर शिक्षाविद किन की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। हे, ये सच है कि मैंने तुम्हारे जितना अच्छा नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ? दुनिया बहुत बड़ी है, और अगर हमारा अपना देश हमें जगह नहीं दे सकता तो क्या हम विदेश जाकर आज़ादी से नहीं रह सकते? झाओ चांगलियांग ने व्यंग्य किया। अच्छा हुआ तुम आए। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट्स के कथित ग्रैंड मास्टर सच में कितने जबरदस्त हो। मार्शल आर्ट्स का एक ग्रैंड मास्टर। चरण के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था जब उसने झाओ चांगलियांग को चेन जियांगवान की उपाधि का उल्लेख करते सुना। उसे लू हुई कि एक बात याद आई कि एक मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर व्यक्तिगत रूप से महान नेता की रक्षा करता है। क्या ये हो सकता है कि यह चेन जियांगवांग ही मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर हो? इससे पहले कि चरण कुछ और सोच पाता, चेन जियांगवांग और झाओ चांगलियांग पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके थे। विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई विस्मयकारी थी। वे जमीन से उठे और ऊंची छतों पर उड़ गए। उनकी चाल चकाचौंध करने वाली तेज थी। चरण कुछ क्षणों तक देखता रहा। उसे लगा कि हर चाल बेहद खतरनाक थी। वह वहां खड़ा होकर नहीं देखता रहा। वह जल्दी से जियांग मुवान और लू हुई की मदद करने के लिए दौड़ा। ये देखकर कि दोनों गंभीर रूप से घायल थे, चरण ने जल्दी से लिंक्वान जल निकाला और उन्हें दे दिया। धन्यवाद श्रीमान चरण। दोनों ने उसे धन्यवाद दिया और लिंक्वान जल लेने के बाद वे चरण की रक्षा करते रहे। चारों ओर फैले युद्धक्षेत्र और जमीन पर पड़े असंख्य लोगों को देखकर चरण का दिल जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि बाकी सरकारी सैनिक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। वह सोच ही रहा था कि उसे चारों तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। विशेष लड़ाकू वर्दी पहने सैनिक आग्नेयास्त्रों से लैस होकर तेजी से परिधि के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाते हुए दौड़ पड़े। एक नज़र में सैनिकों की संख्या अनगिनत थी। धमाका 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 धमाका, गोलियों की आवाज़ आसमान में गूंज उठी, जिससे भयंकर रूप से लड़ रहे धर्मी और दुष्ट गुट तुरंत होश में आ गए। जो लोग पहले लाल आंखों से लड़ रहे थे, अब खुद को आग्नेयास्त्रों से लैस सैनिकों से घिरा देखकर उनके हाव भाव बदल गए। सब लोग अपने हथियार नीचे रख दो, हाथ ऊपर करो, विरोध करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाएगा। एक सैनिक ने लाउडस्पीकर पर सख्ती से चिल्लाया। उसने लगातार 3 बार चिल्लाया और वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और हाथ ऊपर उठा दिए। सचमुच सैनिक बहुत थे और उनके पास गर्म हथियार थे। प्राचीन मार्शल जगत के लोग भी इस समय केवल आत्मसमर्पण ही कर सकते थे। छत पर अभी भी लड़ रहे विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सभी आज्ञाकारी रूप से खड़े थे। दुष्ट गुट के लोग भी ऐसे ही थे। इस समय उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। जल्द ही लगभग सभी उपस्थित लोगों को हथकड़ी लगा दी गई और सैनिकों ने उनकी रक्षा की। नेता चेन लिंग ने भीड़ पर नजर डाली और चरण को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपने आदमियों को उसकी ओर ले गया। श्री चरण, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, टीम लीडर हान। इन लोगों में कुछ प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के धार्मिक संप्रदायों से हैं। वे इस घटना के पीड़ित हैं। चरण ये देखकर कि उसके पक्ष के लोगों को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जल्दी से बोल उठा। ठीक है श्री चरण, तो कृपया किसी को उन खलनायकों को अलग करने के लिए कहें। चेन लिंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि कई निर्दोष लोग मौजूद थे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसके आने के बाद उसे पहले स्थिति को नियंत्रित करना था, इससे पहले कि वह अच्छाई और बुराई के बीच अंतर कर सके। चरण ने सिर हिलाया। सबसे पहले किन चेंग और चेन जय को रिहा किया। दूसरे दादाजी सेक्ट मास्टर चेन, आप प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के विभिन्न संप्रदायों से अधिक परिचित हैं, इसलिए कृपया बुरे गुट से उन्हें चुनें। किन चेंग और चेन जय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से विभिन्न गुटों के संप्रदाय के गुरुओं और शिष्यों को बचा लिया। जल्द ही केवल हथकड़ी लगे दुष्टपंथी और चरण की हत्या में शामिल विदेशी विशेषज्ञ ही बचे। चेन लिंग ने हाथ हिलाया और इन लोगों को सैनिकों ने ले जाकर दूर कर दिया। घायलों के लिए कुनलुन संप्रदाय ने भी बचाव और उपचार में मदद के लिए लोगों को जल्दी से संगठित किया। चूंकि प्रत्येक गुट के संप्रदाय के गुरुओं और बुजुर्गों ने अपने शिष्यों की रक्षा की, इसलिए इस बार लगभग कोई हताहत नहीं हुआ। दुष्ट पंथ के पक्ष में 1 दर्जन से ज्यादा मौतों के अलावा धर्मी पक्ष में लगभग कोई मौत नहीं हुई।
नीचे के मामलों को ज्यादातर निपटा लेने के बाद सभी ने अपना ध्यान ऊपर आकाश की ओर लगाया। कुछ विशेषज्ञ अभी भी युद्ध में उलझे हुए थे और चरण की नज़र से वह इसे समझ नहीं पा रहा था। झांग जिनियन, मास्टर कोंगशुआन और मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर चेन जियांगवांग सभी उसके पक्ष में थे, इसलिए चरण को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि वे जीतेंगे। चेन लिंग चरण के पास खड़ा था और दूरबीन से दूर चल रही लड़ाई को देख रहा था। उसकी नज़र में लड़ाई बिजली की तरह तेज थी, जिससे साफ साफ देखना नामुमकिन था। कुछ देर देखने के बाद उसे चक्कर आने लगा। विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व युद्ध में हम जैसे आम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हारे समय पर पहुंचने से पहले ही काफ़ी मदद मिल चुकी है। चरण ने सोचा कि अगर इस बार सरकारी मदद न मिलती तो कुनलुन पर्वत शायद खून से लथपथ हो जाता। खतरे में पड़ने पर वह अपनी जगह छिप सकता था, लेकिन दूसरों के पास इतनी ज़बरदस्त उंगली नहीं होती। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने आसमान से दो आकृतियां भारी भरकम गिरती देखीं। चरण ने देखा और तुरंत खुश हो गया। एक तलवार पकड़े हुए और एक लंबी तलवार पकड़े हुए, दोनों ही मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन के विरोधी थे। मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन ने एक साथ अपने विरोधियों से निपटते हुए छत से लगभग बिना किसी आवाज़ के नीचे छलांग लगा दी। चरण जल्दी से उनसे मिलने गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मास्टर, अंकल झांग, क्या आप घायल हैं? नहीं, हम घायल नहीं हैं। मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन दोनों ने जल्दी से हाथ हिलाए। इतने सारे सैनिकों को इधर उधर देखकर कुछ हैरान हुए। चरण ने अपनी नाक रगड़ते हुए कुछ अजीब अंदाज में कहा, ये सब मेरी रक्षा के लिए आए हैं। मास्टर कोंगशुआन और झांग जिनियन ने यह सुना और चरण की ओर उनकी निगाहें और भी अजीब हो गईं। न केवल प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के विभिन्न संप्रदायों के साथ उसके अच्छे संबंध थे, बल्कि चरण को आधिकारिक समर्थन भी प्राप्त था। वह सचमुच एक असाधारण व्यक्ति था। मास्टर, अंकल झांग, आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? चरण ने ऊंचे आकाश में उड़ते और लड़ते हुए दो लोगों को देखा। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। उसका क्षेत्र इतना ऊंचा नहीं था कि वह इसे समझ सके। झांग जिनियन और मास्टर कोंगक्सुआन दोनों ने कुछ क्षणों के लिए छत की ओर देखा और मास्टर कोंगक्सुआन मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से चेयरमैन चेन श्रेष्ठ हैं। झांग जिनियन ने भी सिर हिलाया। चेयरमैन चेन जीतेंगे, लेकिन वह इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, चेन जियांगवांग और झाओ चांगलियांग ने एक दूसरे पर हथेलियां मारी और झाओ चांगलियांग ने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़े, जबकि चेन जियांगवांग कई मीटर पीछे हट गए। उनका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। चरण ने यह भी देखा, वह घायल हैं। हाँ, चेयरमैन चेन को एक पुरानी आंतरिक चोट है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता की रक्षा के लिए वर्षों पहले एक घातक प्रहार झेला था। अपने चरम पर वह कितना शक्तिशाली होगा, यह अब तक का उसका सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ होना चाहिए। चारण ने यह सुना और खुद को चेन जियांगवांग को कुछ और बार देखने से नहीं रोक सका। तुम उसे चेयरमैन चेन क्यों कहते हो? क्योंकि वह हुआक्सिया मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है। झांग जिनियन ने चारण को समझाया, मैं प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के साथ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का निदेशक भी हूँ। ओह, तो ऐसा ही है। चारण सोचा, धर्मी संप्रदाय वाकई अलग होते हैं, उनके पास आधिकारिक उपाधियां भी होती हैं। जब सब लोग बातें कर रहे थे, चेन जियांगवांग छत से नीचे उतरा। उसका रंग रूप सामान्य हो गया था। उसकी पुरानी चोट के उभरने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसने गिरे हुए झाओ चांगलियांग की ओर देखा और धीरे धीरे चारण के पास गया। शिक्षाविद किन, देर से आने और आपको चौंका देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चेन जियांगवांग की विनम्रता देखकर चारण ने झट से हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं चेयरमैन चेन, आप बिल्कुल सही समय पर आए, वरना मेरी जान चली जाती। कुछ देर की बातचीत के बाद चारण ने पूछा, चेयरमैन चेन, आप कुनलुन पर्वत कब आए? वह सचमुच उत्सुक था। अगर चेन जियांगवांग वाकई एक उच्च पदस्थ नेता के निजी अंगरक्षक थे, तो वे अचानक कुनलुन पर्वत क्यों आ गए? क्या उन्हें पहले से पता था कि कुनलुन पर्वत में बदलाव होंगे? चेन जियांगवांग समझ गया कि चारण क्या जानना चाहता था। उसने कहा, हाल ही में कई देश असामान्य कदम उठा रहे हैं शिक्षाविद किन के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के इरादे से। हमारे देश के खुफिया अधिकारियों को खबर मिलने के बाद हमने इन विदेशी ताकतों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया। ये जानकर कि कई स्वामी आ रहे हैं, उच्च पदस्थ नेता ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजा है। ये सुनकर चारण थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तो अगर आप आए तो उच्च पदस्थ नेता का क्या होगा? उच्च पदस्थ नेता ने कहा है कि आपकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हाल ही में उनकी कोई यात्रा की योजना नहीं है, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा। चेन जियांगवांग ने समझाया, मुखिया को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे आने से पहले उन्होंने मुझे बार बार निर्देश दिए थे कि मैं आपकी जान की बाजी लगाकर रक्षा करूं। चरण के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। मैंने उन्हें परेशान कर दिया है।
दोनों बातें कर रहे थे, चेन जियानवान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उनके मुंह से खून के निशान रिसने लगे। चरण ये देखकर थोड़ा चौंक गया कि उसने अपने हाथ से अपनी छाती ढांक ली है, उसके माथे पर नसें उभर आई हैं। क्या चेन जियानवान की पुरानी चोट फिर से उभर आई है? वह बहुत दर्द में लग रहा था। चरण ने एक पल सोचा, फिर लिंक्वान जल की एक बोतल निकाली और चेन जियानवान को दे दी। अध्यक्ष चेन, मेरी ये दवा चोटों पर चमत्कारी असर करती है, आप इसे आजमा सकते हैं। चेन जियानवान ने चरण की ओर देखा और उसकी गंभीर निगाहें देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चरण द्वारा दिया गया लिंक्वान जल ले लिया और उसे पूरा पी गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या है, उसने बहुत समय से सुना था कि चरण के पास ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जो जान बचा सकती हैं और आंतरिक ऊर्जा बढ़ा सकती हैं। अब ये देखकर कि चरण वास्तव में उसे लेने को तैयार है, चेन जियानवान बहुत भावुक हो गया। लिंक्वान जल पीते ही उसके शरीर में तुरंत एक गर्म धारा दौड़ गई। इस औषधि के प्रभाव से उसकी पुरानी आंतरिक चोटें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर धीरे धीरे ठीक होने लगीं। चेन जियानवान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि उसकी अंदरूनी चोटें ठीक हो गई हैं और उसने चरण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। शिक्षाविद किन, दवा के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। चेयरमैन चेन को भी अभी अभी मुझे बचाते हुए अंदरूनी चोटें लगी हैं। चरण ने हाथ हिलाया। चेन जियानवान उच्च पदस्थ नेता के करीबी थे, किसी प्राचीन सम्राट के निजी अंगरक्षक की तरह, इसलिए चरण निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहता था। उनका हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि ज्यादा दुश्मन होने से ज्यादा दोस्त होना बेहतर है। उदाहरण के लिए, इस बार उनके नए गुरु मास्टर कोंगशुआन और उनके नए दोस्त झांग जिनियन दोनों ने एक महत्वपूर्ण क्षण में चरण की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। भविष्य में इन शक्तिशाली हस्तियों के समर्थन से चरण देश भर में लगभग बगल में चल सकता था। कुनलुन संप्रदाय के प्रमुख चेन जे द्वारा मुख्य हॉल में बैठने के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले सभी ने आंगन में कुछ पल बातें की। अब तक लगभग 3 बज चुके थे और सभी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। चेन जे ने जल्दी से लोगों को गंदगी साफ करने, मेज कुर्सियां लगाने और पिछले भोज को जारी रखने का इंतजाम किया। ये भोज पहले से ही तैयार था और अगर ये लोग उपद्रव और हत्या न करते तो शायद सभी ने अपना पेट भर लिया होता। हालांकि अच्छे खाने के लिए इंतजार करना भी जरूरी है। अब पेट में गड़गड़ाहट के साथ इन पहले से ही स्वादिष्ट व्यंजनों को खाना और भी ज्यादा सुगंधित और स्वादिष्ट लग रहा था। चरण चेन जियानवान, झांग जिनियन, मास्टर कोंगक्सुआन और कई अन्य प्रमुख संप्रदायों के प्रमुखों के साथ बैठा, ये जानते हुए कि वह अधिकारियों द्वारा संरक्षित था और मास्टर कोंगक्सुआन का नया स्वीकृत शिष्य था। सभी चरण के प्रति बहुत विनम्र थे। केवल एमी संप्रदाय की मठाधीश जिंगई ने चरण को गुस्से से देखा। चरण को यह भी नहीं पता था कि उसने इस मठाधीश को कैसे नाराज किया था। क्या इसलिए कि उसने पिछली बार एमी संप्रदाय के उस शिष्य को हराया था? अगर सचमुच यही कारण था तो चरण को लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। भरपेट भोजन के बाद संप्रदाय के नेता अपने शिष्यों के साथ जाने को तैयार हुए। चेन जे और किन चेंग ने उन्हें प्रवेश द्वार पर विदा किया। चरण भी जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने इस बार कई सैनिक भेजे थे। वे चरण के जाने के बाद ही वापस जा सकते थे और चेन जियानवान को इस बार चरण को सुरक्षित रूप से फुयुआन वापस ले जाकर उसका मिशन पूरा करना था। दूसरे दादाजी, क्या हम भी वापस जाने के लिए तैयार हैं? चरण ने किन चेंग को अपनी ओर खींचा और उसकी राय पूछी। ठीक है, जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार तैयार करता हूँ। किन चेंग ने सिर हिलाया और तैयारी करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये देखकर चारण भी गुरु कोंगशुआन और झांग जिनियन को विदा करने गया। गुरु, क्या आप शाओलिन लौट रहे हैं? मैं बाद में जियांग शहर वापस जाऊंगा। भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं शाओलिन में आपसे मिलूंगा। गुरु कोंगशुआन ने अपनी हथेलियां जोड़ ली, उनका चेहरा दयालु था। अच्छा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। चारण, भले ही तुम मंदिर में साधना नहीं करते, फिर भी अगर भविष्य में तुम्हें साधना में कोई कठिनाई आए तो तुम मुझे फोन करके पूछ सकते हो। हाँ, धन्यवाद गुरु। गुरु कोंगशुआन से बात करने के बाद चारण झांग जिनियन को ढूंढने चला गया। झांग जिनियन भी अपने शिष्यों को पहाड़ से नीचे ले जाने की तैयारी कर रहा था। चारण की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, वापस जाओ, जब भाग्य ने चाहा हम फिर मिलेंगे। ठीक है अंकल झांग, अपना ख्याल रखना। चरण मुस्कुराया और झांग जिनियन की ओर सिर हिलाया। शाओलिन और माओशान संप्रदाय के सभी लोग जा चुके थे। चरण किन चेंग का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक सुंदर आकृति उसके पास आए। ये लिन लानिन था, एमी शिष्य जिसने उस दिन चरण के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। चरण ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई, ये सोचते हुए कि लिन लानिन उससे क्या चाहता है। किन, चरण, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लिन लानिन के गाल लाल हो गए और उसके शुरुआती सवाल ने चरण को चौंका दिया। लिन लानिन का इससे क्या मतलब था? उसकी शर्मीली और डरपोक निगाहों को देखकर चरण के दिमाग में समझ की एक चमक कौंधी।
ये वह नहीं हो सकता जो वह सोच रहा था, है ना? एक प्रतियोगिता की वजह से एमी संप्रदाय की इस महिला शिष्या के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं। ओह, लेकिन उस दिन लिन लानियन प्रतियोगिता हारने के बाद गुस्से में भाग गया था। चरण सचमुच लड़कियों के विचारों को नहीं समझता था, लेकिन उसने फिर भी जल्दी से कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं। चरण की बात का पहला भाग सुनकर लिन लानियन का दिल खुशी से भर गया, लेकिन फिर चरण ने तुरंत कहा कि वह शादीशुदा है। लिन लानियन के होठों का मोड़ उसके चेहरे पर जम गया। उसने चरण की तरफ नाराजगी भरी नज़र से देखा। ठीक है, मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा, फिर जल्दी से मुड़कर चली गई। चरण एमी संप्रदाय के लोगों के साथ उसे जाते हुए देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। किनचेंग ने जल्दी से सब कुछ तैयार कर लिया। उसने कुनलुन पर्वत से चरण के लिए कई स्थानीय विशेषताएं तैयार की, बड़े और छोटे बैगों में भरी। सौभाग्य से चरण और उसके समूह के पास लोग, कार और एक विमान था, अन्यथा इतनी सारी चीजों के साथ उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कैसे ले जाना है। वापसी के रास्ते में मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर चेन जियांगवान के साथ चरण ने उत्सुकता से उनका मार्गदर्शन मांगा। एक गुरु के मार्गदर्शन से चरण को लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ऑफ-रोड वाहन से विमान तक यात्रा करने में 3 या 4 घंटे लगे। फुयुआन वापस उड़ान भरने में 5 या 6 घंटे लगे। जब चरण और उसका समूह विमान से उतरा तो सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। फुरुई प्रांगण में लौटने के बाद बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए चरण ने सबसे पहले बटलर वांग से किनचेंग और चेन जियांगवांग के लिए विश्राम प्रांगण की व्यवस्था करने को कहा। किनचेंग और चेन जियांगवांग ने मना नहीं किया और बटलर वांग के साथ चले गए। चरण ने कुनलुन पर्वत तक अपने पीछे आए अंगरक्षकों को आराम करने के लिए कहकर विदा किया और स्वयं भी फुरुई प्रांगण की ओर चल दिया। सुबह के 4 बज चुके थे, आसमान बिल्कुल काला था और प्रांगण में लगी स्ट्रीट लाइटें हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। चरण बेडरूम के दरवाजे तक गया, उसे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाते ही उसकी आंखों में एक कोमल भाव प्रकट हुआ। तियान तियान, दरवाजा खोलो, मैं हूं। प्रिया ने दस्तक सुनी और नींद से जाग गई। चरण की आवाज सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया और उसने जल्दी से बेडसाइड लैंप जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अपनी चप्पलें पहनकर वह जल्दी से दरवाजे की ओर गई और उसे खोल दिया। चरण को देखते ही वह तुरंत उसकी बाहों में समा गई। पतिदेव, क्या जियांग तू उठ गया है? अब कैसा लग रहा है? उसने चरण को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। चरण ने उसे सहारा दिया, उसे बिस्तर के पास बिठाया और धीरे से कहा, जियांग तू उठ गया है। पत्नी, चिंता मत करो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही प्रिया ने उसकी बात सुनी, उसके दिल की चिंता तुरंत दूर हो गई। पिछले कुछ दिनों से चरण के घर पर न होने के कारण वह बेचैन और बेचैन थी। उसे हमेशा डर रहता था कि जियांग तू नहीं उठेगा और चरण को कोई अनहोनी हो जाएगी। अब जब चरण आखिरकार वापस आ गया था तो उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। चरण ने प्रिया की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और उसके कुछ थके हुए चेहरे को देखा, ये जानते हुए कि उसने पिछले कुछ दिनों में ठीक से खाया या सोया नहीं होगा। उसने चुपचाप आह भरी, अपने बाहरी कपड़े उतारे और प्रिया को गोद में लेकर बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो बिस्तर के अंदर गहरी नींद में सो रही थी और उसके दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। प्रिया ने अपना सिर चरण की बांह पर टिका दिया, एक हाथ उसकी कमर में लिपटा हुआ था। उसकी नींद गायब हो गई थी, इसलिए उसने चरण से पिछले कुछ दिनों के उसके अनुभवों के बारे में पूछा। चरण ने उसे थामे रखा, उसका बड़ा हाथ प्रिया के पेट पर टिका हुआ था और वह पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभव बता रहा था। प्रिया सुनकर वह सदमे में थी। हालांकि अब वह प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के संपर्क में भी आ चुकी थी और आंतरिक शक्ति सीख चुकी थी, फिर भी उसे प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के लोगों से बहुत दूरी महसूस हो रही थी। कुनलुन पर्वत पर धर्मी और दुष्ट गुटों के बीच युद्ध और सरकारी समर्थन के बारे में चरण की बातें सुनकर वह बड़े उत्साह से सुनने लगी। उसकी आंखें भी चमक उठीं। जब वह एक खतरनाक हिस्से में पहुंचा तो उसने चरण को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, पति। प्रिया की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पति, हमेशा इतने सारे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हैं? चरण ने उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा अस्तित्व कुछ शक्तियों और राष्ट्रों के लिए खतरा है। वह उस समय देश के लिए हथियार डिजाइन और निर्माण कर रहा था, जिससे चीन मजबूत हो रहा था। दूसरे देश स्वाभाविक रूप से यह नहीं देखना चाहते थे। पहले कुछ जासूस चरण को गुप्त रूप से विदेश ले जाकर अपने उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अब जब उन्होंने देखा कि चरण का इस्तेमाल वे नहीं कर सकते तो उन्होंने उसे मार डालने का फैसला कर लिया। चरण अब स्वाभाविक रूप से देश के लिए अपने महत्व को समझ गया था, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
प्रिया ने चरण की छाती से अपना सिर टिकाया और धीरे से बोली, तो फिर हम और भी मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वे हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत न करें। चरण की आंखों में मुस्कान आ गई और उसके होंठ थोड़े मुड़े। तुम सही कह रही हो पत्नी, कुछ लोग बहुत ज्यादा भरे हुए और आलसी होते हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें हमारे महान राष्ट्र की ताकत दिखाई जाए। प्रिया को नहीं पता था कि चरण क्या करने वाला है, लेकिन चरण चाहे जो भी करना चाहे वह तहे दिल से मान जाती। उस पर तंद्रा की एक लहर छा गई और वह जम्हाई लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे नींद आती देख चरण ने धीरे से कहा, सो जाओ, कल और बातें करेंगे हम। प्रिया चरण की बाहों में सिमट गई और मीठी नींद सो गई। चरण ने अपना सिर नीचे किया और अपनी पत्नी के माथे को प्यार से चूमा, फिर शांति से आंखें बंद करके स्वप्नलोक में खो गया। सुबह सुबह पर्दों के बीच से सूरज की एक किरण बेडरूम में चमकी। छोटी के रान जागने के बाद ऊपर चढ़ी और अपने पिता को देखा। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था। वह दौड़कर चरण के पास गई, उसके चेहरे पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। पापा पापा, छोटे बच्चे ने अस्पष्ट स्वर में पुकारा। चरण ने अपनी बेटी की कोमल आवाज सुनी और धीरे से आंखें खोलीं। नन्ही सी बच्ची को खुश देखकर चरण हंसे बिना नहीं रह सका। उसने हाथ बढ़ाकर नन्ही के रान के गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बच्ची, फिर से डैडी कहो। नन्ही के रान ने फिर से बुदबुदाया और चरण बहुत खुश हुआ। उसकी बेटी अभी 9 महीने की भी नहीं हुई थी और स्पष्ट रूप से ही सही डैडी कह पाना चरण को बहुत खुश कर गया। वह के रान को गोद में लिए उठ बैठा और अपनी बेटी के साथ खेलने लगा। जब प्रिया की नींद खुली तो उसने पिता और बेटी को बातचीत करते देखा। उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। परिवार कुछ देर बिस्तर पर खेलता रहा, फिर कपड़े पहनने और नहाने के लिए उठा। चरण ने प्रिया और उनकी बेटी की देखभाल की, उन्हें नहाने में मदद की और फिर वे साथ में नाश्ता करने चले गए। नाश्ता किन चेंग और चेन जियांगवांग के साथ किया गया। खाने के बाद किन चेंग और चेन जियांगवांग विदा लेने के लिए तैयार हुए। चरण ने उन्हें विदा किया। वापस आकर चरण सीधे अध्ययन कक्ष में चला गया। उसने जेब से फोन निकाला, एक नंबर डाला और डायल किया। काफी देर तक दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से बात करने के बाद चरण ने आखिरकार फोन रख दिया। उसकी आंखों और भौहों पर एक ठंडी चमक दौड़ गई। अब जवाबी कार्रवाई का समय आ गया था। अपना काम खत्म करने के बाद चरण अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठक में लौट आया। दोपहर में किन परिवार के 4 भाई बहन आए। वे चरण से उनके लिए नौकरी का इंतजाम करने आए थे। चारों किन मिंगजू वयस्क थे, लेकिन चूंकि उनके पास डिप्लोमा नहीं था और उन्होंने सिर्फ जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना आसान नहीं था। वे सभी मार्शल आर्ट में पारंगत थे और साधारण शारीरिक श्रम करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। जब चरण ने उन्हें देखा तो थोड़े विचार विमर्श के बाद उसने एक सुरक्षा कंपनी खोलने का फैसला किया। उसके पास कई कंपनियां थीं और उन सभी को सुरक्षाकर्मियों की जरूरत थी। अगर वह अपनी सुरक्षा कंपनी खोलता तो निस्संदेह उसकी सभी कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती। इस प्रकार किन परिवार के 4 भाई बहनों से विचार विमर्श के बाद चारण ने उन्हें सुरक्षा कंपनी का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। किन परिवार के 4 भाई बहनों को शुरू में बस नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कभी चारण की उम्मीद नहीं की थी उन्हें कंपनी का मैनेजर बनाने के लिए। इससे वे बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बार बार अपनी छाती थपथपाई, ये गारंटी देते हुए कि वे चरण को इस सुरक्षा कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करेंगे। कंपनी के पंजीकरण और प्रक्रियाओं के लिए हमेशा की तरह चरण ने शरत और विक्रम को मदद के लिए बुलाया। आखिरकार वे अक्सर अधिकारियों से निपटते थे और उनके पास समृद्ध अनुभव था। चरण ने सुरक्षा कंपनी का नाम हेवनली शील्ड रखा, उम्मीद करते हुए कि यह कंपनी भविष्य में एक मजबूत ढाल की तरह होगी जो उसके नाम से सभी कंपनियों की रक्षा करेगी। दक्षिण वियतनाम, डालुओ शहर। रुवान जिनेक्सियोंग बिस्तर पर लेटा था, उसका चेहरा पीला और उसकी सांस उथली थी। वह दक्षिण वियतनाम का जियांग तोह गुरु था जिसने चरण पर जियांग तोह का प्रयोग किया था। कई शिष्य उसके पास घुटनों के बल बैठे थे, रुवान जिनेक्सियोंग से निकल रही सड़न की तेज बदबू को सूंघ रहे थे। सभी आतंक और बेचैनी से भर गए थे। ऐसा लग रहा था कि रुवान जिनेक्सियोंग रात भर जीवित नहीं बचेगा। जियांग तोह के हट जाने के साथ उसे एक गंभीर आघात लगा और अब वह मृत्यु के कगार पर था। इस समय रुवान जिनेक्सियोंग बिस्तर पर लेटी हुई थी और कमजोरी से पूछ रही थी, क्या रक्त शिशु सरणी ठीक से स्थापित की गई है? ये सब तैयार है। सबसे बड़े शिष्य लिबाशान ने कांपती आवाज में कहा। रुवान जिनेक्सियोंग की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी जब उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया, मुझे रक्त शिशु व्यूह में ले चलो। हाँ। कई शिष्यों ने एक स्ट्रेचर ढूंढा और रुवान जिनेक्सियोंग को सावधानीपूर्वक कमरे से बाहर निकाला। एकांत, अंधेरे और शांत खुले स्थान पर पहुंचकर शिष्यों ने सावधानीपूर्वक रुवान जिनेक्सियोंग को स्ट्रेचर से उतरने में मदद की।
थोड़ी ही दूर खुले स्थान में 6 सिरविहीन शिशु शव पड़े थे। उनके खून से जमीन लाल हो रही थी और तेज खूनी गंध आ रही थी। ये दृश्य देखकर रुवान जिनेक्सियोंग की आंखें चमक उठीं। रक्त शिशु व्यूह की मदद से वह 6 नवजात शिशुओं के जीवन का बलिदान देकर जियांगतो के प्रकोप को किसी और पर स्थानांतरित कर सकता था। इस तरह रुवान जिनेक्सियोंग मौत से बच जाएगा और प्रकोप के असहनीय दर्द से भी बच जाएगा। उस व्यक्ति को ऊपर लाओ। उनके आदेश पर एक हृष्ट-पुष्ट युवक को कसकर बांधकर आगे लाया गया। इस व्यक्ति को रुवान जिनेक्सियोंग ने विशेष रूप से जियांगतो के प्रहार को सहने के लिए चुना था। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद रुवान जिनेक्सियोंग शुरू करने ही वाला था कि अचानक उनके आसपास के पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं और एक शक्तिशाली आभा सभी के हृदयों पर छा गई। रुवान जिनेक्सियोंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह में खून थूक दिया। उसकी आंखों में भय का भाव उभर आया और उसने अपनी छाती पकड़ ली, चिल्लाया, कौन है? दिखाओ। शिष्यों ने भी माहौल में आए बदलाव को भांप लिया और घबराए हुए भावों से चारों ओर देखने लगे। अगर किसी ने उन्हें एक साथ इकट्ठा होकर मासूम शिशुओं के जीवन के साथ ऐसा दुष्ट और खूनी अनुष्ठान करते देखा तो पूरा राष्ट्र उनका तिरस्कार करेगा। दुष्ट जादूगरों का समूह, तुम सब मौत के लायक हो। अचानक एक आकृति हवा में कदम रखते हुए प्रकट हुई और रुवान जिनेक्सियोंग और अन्य लोगों से थोड़ी दूर रुक गई। खून की गंध और अपने सामने का भयावह दृश्य देखकर नवागंतुक का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे दक्षिणी वियतनाम के लोगों के ही मालिक हैं? हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? तुम सब मौत के लायक हो। रुवान जिनेक्सियोंग और बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही नवागंतुक ने हल्के से हथेली से वार किया और पल भर में रुवान जिनेक्सियोंग और उसके चारों शिष्य पीछे की ओर उड़ गए। उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला और उनके शरीर हवा में खून के बादलों में बदल गए। जमीन पर गिरते ही रुवान जिनेक्सियोंग और उसके चारों शिष्य पूरी तरह से बेजान हो गए। नवागंतुक अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया, 6 सिरहीन शिशुओं को देखा और एक धीमी आह भरी। उसने जमीन पर अपने पैर थपथपाए और तेजी से रात में गायब हो गया। ... वह मर गया। क्या चेयरमैन चेन ने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई की? अच्छा, कृपया मेरे लिए उनका धन्यवाद करें। जब चारण को फोन आया तो उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वह अच्छे मूड में है। स्वाभाविक रूप से जिस जियांगतो मास्टर ने उसे नुकसान पहुंचाया था वह मर चुका था, इसलिए चारण को राहत का एहसास हुआ। चेयरमैन चेन को ही उच्च अधिकारियों ने दक्षिण वियतनाम की यात्रा करने और उस दुष्ट जियांगतो मास्टर को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए भेजा था। दक्षिणी वियतनाम हाल ही में बेचैन रहा है। दक्षिण चीन सागर में हमारी मछली पकड़ने वाली नावों के साथ लगातार टकराव हो रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। समिति सदस्य झांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम पहले से ही युद्ध के लिए तैयार हैं। जैसे ही नौसैनिक हथियारों का ये जत्था तैयार हो जाएगा, हम एक जोरदार पलटवार शुरू कर देंगे। चारण ने नौसैनिक हथियारों के निर्माण की प्रगति के बारे में पूछताछ की और फिर कहा, अक्सर कहा जाता है कि बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मार दो और बाघ को डराने के लिए पहाड़ हिला दो। इस बार अन्य पर्यवेक्षक देशों को हमारे देश की असली ताकत देखने दो। किसी को ये जानना चाहिए कि दक्षिणी वियतनाम के अलावा कई आसपास के देश हैं जो हुआक्सिया के लालच में हैं। एक बार जब वे कमजोरी दिखाते हैं तो वे देश जानवरों की तरह टूट पड़ेंगे। समिति के सदस्य झांग के साथ फोन रखने के बाद चरण अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और कुछ देर शांति से सोचने लगे। ये पुष्टि करने के बाद ही कि अगली योजना सुचारू रूप से आगे बढ़नी चाहिए, उन्होंने आराम किया। कुछ खाली समय के साथ चरण तियान तियान को प्रसव पूर्व जांच के लिए काउंटी अस्पताल ले गए। परीक्षा के परिणामों ने चरण को बहुत आश्चर्यचकित किया। क्या वे वास्तव में जुड़वा हैं? डॉक्टर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, कोई गलती नहीं। दोनों बच्चे बहुत स्वस्थ रूप से विकसित हो रहे हैं और वर्तमान में लगभग 5 महीने के हैं। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलते हुए तियान तियान ने चरण के हैरान चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर जू ने पहले मेरी नब्ज टटोली थी और कहा था कि जुड़वा बच्चे होने की पूरी संभावना है, लेकिन उस समय निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुझे भी चिंता थी कि कहीं मैं यूं ही उत्साहित न हो जाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। चरण मुस्कुराया और बोला, जुड़वा बच्चे होना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे। तियान तियान, तुमने बहुत मेहनत की है। दोनों कुछ देर तक उत्साह से बातें करते रहे और चरण काउंटी अस्पताल की साधारण शक्ल देखकर मैं खुद को थोड़ा सा सिकुड़ने से नहीं रोक पाया। तियान तियान के लिए जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक बच्चे को जन्म देने से ज्यादा जोखिम भरा है। गर्भावस्था के दौरान तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर भविष्य में प्रसव के दौरान कोई जटिलताएं आए तो क्या होगा? पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधानी बरती जाए।
चारण ने मन ही मन सोचा कि वह सिर्फ हुआंगान काउंटी के उद्योग और कृषि के विकास पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का भी जोरदार विकास जरूरी है। कुछ सालों में उसके बच्चों को भी स्कूल जाना होगा। मुश्किल समय के लिए तैयारी करते हुए इन सब चीज़ों का पहले से इंतजाम करना जरूरी था। फुयुआन लौटने पर चारण ने तियान तियान से कहा कि वह पहले अपने कमरे में आराम करे। फिर उसने हुआंगान काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट ली चांगमिंग को फ़ोन किया। नमस्ते काउंटी मजिस्ट्रेट ली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ली चांगमिंग चारण का फ़ोन पाकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने जल्दी से विनम्रता से कहा, शिक्षाविद किन, कृपया बोलें। शिक्षाविद किन के वित्तपोषण और हुआंगान काउंटी में जोरदार निर्माण प्रयासों के बाद से, जिसमें पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और औद्योगिक पार्कों की स्थापना शामिल है, हुआंगान काउंटी अब फल फूल रहा है। ली चांगमिंग को लगा कि जल्द ही उनकी पदोन्नति हो जाएगी। ये सब चरण की बदौलत संभव हुआ। मैं हुआंगान काउंटी में एक ग्रेड ए अस्पताल के निर्माण के साथ साथ प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में निवेश करना चाहता हूँ। काउंटी मजिस्ट्रेट ली, क्या कोई उपयुक्त क्षेत्र या स्थल हैं? चरण ने सीधे पूछा। चरण की बातें सुनकर ली चांगमिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। भगवान, ये चरण उन्हें फिर से और उपलब्धियां दिला रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, उपयुक्त क्षेत्र हैं। शिक्षाविद किन, चाहे किसी भी तरह की सुविधाएं बनवाना चाहें, हम आपके लिए एकदम सही जगह ढूंढ सकते हैं। चरण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं काउंटी मजिस्ट्रेट ली की खबर का इंतजार करूंगा। वाह वाह, मैं जल्दी से सभी उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर दूंगा और शिक्षाविद किन को व्यक्तिगत रूप से चुनने दूंगा। ली चांगमिंग ने उत्साह से कहा। बातचीत खत्म होने के बाद चारण ने तियानचिन रियल एस्टेट के प्रमुख रेन युवानचाओ को फ़ोन किया। नमस्ते अध्यक्ष रेन, क्या आप आजकल व्यस्त हैं? क्या आपके पास हुआंगान काउंटी आने का समय है? मैं यहाँ एक अस्पताल और स्कूल बनवाना चाहता हूँ। चारण की बातें सुनकर रेन युवानचाओ ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, राष्ट्रपति किन, मैं अभी हुआंगान काउंटी जाऊंगा। ठीक है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति रेन। चारण ने फ़ोन रखने से पहले कुछ पल रेन युवानचाओ से बात की। रेन युवानचाओ उसी दोपहर जियांग शहर से दौड़कर आए और चारण ने उन्हें अपनी योजनाएं समझाईं। अस्पताल बड़ा होना चाहिए, सभी विभाग पूरी तरह सुसज्जित हों और रोगियों के लिए पर्याप्त कमरे हों। इसके अलावा निर्माण के दौरान पानी के पाइप और बिजली के सर्किट की योजना ठीक से बनाना सुनिश्चित करें। भविष्य में अस्पताल में कई तरह के उपकरण, साथ ही विभिन्न बिजली के उपकरण लगाए जाएंगे जो तापमान को नियंत्रित कर सकें। रेन युवानचाओ ने चारण की बातें सुनी और बार बार सिर हिलाया। चारण ने आगे कहा, स्कूल को प्राथमिक, जूनियर हाई और सीनियर हाई वर्गों में विभाजित किया जाएगा। मैं वास्तुकला का खाका उपलब्ध कराऊंगा और आप इसे डिज़ाइन चित्रों के अनुसार बना सकते हैं। समझ गया राष्ट्रपति किन, रेन युवानचाओ ने जल्दी से जवाब दिया। उसके साथ विस्तृत चर्चा के बाद चरण ने रेन युवानचाओ को ली चांगमिंग के पास जाकर जमीन हासिल करने को कहा। जमीन का क्षेत्रफल तय हो जाने पर चरण संबंधित डिज़ाइन का खाका तैयार कर सकता था। रेन युवानचाओ के जाने के बाद चरण ने अभी चाय की कुछ घूंटें ही ली थी कि शरत और विक्रम उसे ढूंढने आ पहुंचे। उनके 2 पारिवारिक मकानों और विला का नवीनीकरण हो चुका था और फर्नीचर व साज सज्जा सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए वे अब वहां जा सकते थे। दोनों चरण को अपने गृह प्रवेश समारोह में आमंत्रित कर रहे थे। शरत और विक्रम ने इस पर चर्चा की और शरत कल अपना गृह प्रवेश समारोह आयोजित करेगा, जबकि विक्रम परसों। इस तरह समय बदल गया। चरण ये सुनकर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ कि उसके 2 अच्छे भाई अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि अगर वे पास पास रहते तो सभी लोग ज्यादा करीब होते और एक दूसरे के घर मिलने जुलने के लिए पैदल जाने में 10 मिनट से भी कम समय लगता। ऐसा उनके घरों के बड़े बड़े जमीन क्षेत्र के कारण था। शरत और विक्रम जब चरण को सूचना देने आए तो वे उठकर चले गए। गृह प्रवेश एक बड़ा कार्यक्रम था और उन्हें अभी भी अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करना था, भोज का आयोजन करना था वगैरह, इसलिए वे काफी व्यस्त थे। उनके जाने के बाद चरण उसे ढूंढने चला गया। प्रिया को अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताने के लिए ले गया। अगले 2 दिनों में वह प्रिया और केरान को क्रमशः शरत और विक्रम के घरों में गृह प्रवेश समारोह में ले गया। जब उसके दोनों अच्छे भाई वहां रहने लगे तो एक दूसरे से मिलना और भी आसान हो गया। प्रिया केरान को गोद में लिए अक्सर शरत और विक्रम के घर लियू कुई कुई और झांग जिनिंग के साथ खेलने जाती थी। चरण कभी कभी उसके साथ जाता था और कभी कभी डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट बनाने के लिए घर पर ही रहता था। ली चांगमिंग ने हुआंगान काउंटी में ज़मीन के बड़े खाली भूखंडों को चिन्हित किया और उन्हें चरण को भेज दिया। चरण ने अस्पताल और स्कूल के निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़मीन के कई भूखंड चुने। उन्होंने यूजियान बुक स्टोर से उपयुक्त वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट चुने और रेन युवानचाओ को चित्रों के अनुसार निर्माण करने के लिए तैयार किया। इस दौरान रेन युवानचाओ सबसे पहले ज़मीन को समतल करने के लिए एक इंजीनियरिंग टीम ढूंढने गए।
एक हफ्ते बाद चरण ने अस्पताल और स्कूल के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट बनाकर रेन युवानचाव को सौंप दिए। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद रेन युवानचाव ने इंजीनियरिंग टीम को निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया। चारण को उम्मीद थी कि अस्पताल जल्द से जल्द बन जाएगा। इसके लिए रेन युवानचाव को तेज और कुशल दोनों होना जरूरी था। जब तक निर्माण अवधि कम की जा सके और गुणवत्ता की गारंटी हो, तब तक पैसा कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह चाहते थे कि नया अस्पताल प्रिया के जन्म से पहले ही खुल जाए। ऐसे में जब प्रिया का प्रसव होगा तो स्वास्थ्य की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। अस्पताल और स्कूल के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट पूरे होने के बाद चारण आखिरकार आराम कर पाएंगे। और इसी समय एक रोमांचक खुशखबरी आई। हुआक्सिया नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में दक्षिण वियतनाम की नौसेना को हरा दिया। इस बड़े नौसैनिक युद्ध ने एक ही झटके में दर्जनों द्वीपों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिण वियतनाम की नौसेना लगातार पीछे हटती गई और ढह गई। दक्षिणी वियतनाम ने सक्रिय रूप से अपना रुख नर्म किया, शांति वार्ता के लिए एक राजनयिक की तलाश की और मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण विकास की संधि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रेरणादायक खबर को विभिन्न अखबारों के पहले पन्ने पर जोरदार तरीके से छापा गया और यहाँ तक कि टेलीविजन समाचार भी पूरी तरह से इस नौसैनिक युद्ध के साक्षात्कारों और विश्लेषणों से भरे हुए थे। हालांकि आम लोग सैन्य मामलों को नहीं समझते थे, फिर भी वे ये सुनकर बहुत उत्साहित थे कि उनके देश ने विजय प्राप्त की है। सड़कें और गलियां इस नौसैनिक युद्ध की सफलता की चर्चाओं से भरी थीं। नौसेना को उच्च तकनीक वाले हथियारों के अनुसंधान में मदद करने वाले चरण को स्वाभाविक रूप से यह खबर आम जनता से पहले मिली। ऊपर के नेताओं ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की और उन्हें सराहा। इसके तुरंत बाद उच्च अधिकारियों ने उन्हें कई पुरस्कार भेजे। कुछ पदकों, मानद उपाधियों और प्रमाण पत्रों के अलावा पर्याप्त मूर्त लाभ भी थे। बोनस और व्यक्तिगत कल्याण लाभों को व्यापक रूप से उन्नत किया गया। शहर के नेता और काउंटी के नेता चरण से मिलने और संवेदना व्यक्त करने के लिए उदार उपहार लेकर आए। जैसे ही ड्रैगन बोट फेस्टिवल नज़दीक आया, चरण ने प्रिया के साथ चर्चा की और पवनी और किंदाजी को उनके साथ त्योहार मनाने के लिए फुयुआन लाने का फैसला किया। प्रिया और पवनी ने व्यक्तिगत रूप से जोंगजी बनाए और सभी ने ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए उन्हें एक साथ खाया। पवनी ने भी व्यक्तिगत रूप से एक आर्टेमिसिया पाउच सिल करके रान को दिया। सभी ने एक साथ जोंगजी खाया, टीवी पर ड्रैगन बोट रेस देखते हुए बहुत संतुष्ट महसूस किया। नन्हा के रान लगभग 10 दिनों में लगभग 11 महीने का हो जाएगा। छोटी लड़की ने अच्छी तरह से खाया, पूरा पोषण लिया और लिंकवान जल के पोषण के साथ वह निष्पक्ष, मोटी, मजबूत, स्वस्थ और जीवन शक्ति से भरपूर थी। हालांकि वह अभी 11 महीने की नहीं हुई थी। एक वयस्क की गोद में होने के कारण वह पहले से ही कुछ कदम उठा सकती थी। छोटी लड़की अभी अपने शरारती चरण में थी। वह खाने की मेज पर खाने को लेने के लिए आगे बढ़ी। चरण, इस डर से कि वह जल जाएगी, जल्दी से आगे बढ़ी और उसका हाथ नीचे रख दिया। छोटी के रान ने कुछ अनिच्छा से अपना मुंह बनाया, दुखी दिख रही थी। उसकी मनमोहक अभिव्यक्ति देखकर चरण का दिल पूरी तरह से पिघल गया। रान क्या खाना चाहती है? डैडी इसे आपके लिए लाएंगे। छोटी अब 10 महीने से अधिक की हो गई थी और उसके 6 दांत निकल आए थे। वह मूल रूप से किसी भी आसानी से पचने वाले भोजन की थोड़ी मात्रा खा सकती थी। चरण ने अपनी बेटी के लिए अंडा उठाया, उसका छिलका उतारा और उसे थमा दिया। नन्ही के रान ने अंडे की सफ़ेदी का एक निवाला खाया, उसे वह थोड़ा नमकीन लगा और उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने 2 और निवाले खाए और जब उसने रेतीली जर्दी का स्वाद चखा तो बच्ची आखिरकार खुश हो गई। वह बस अंदर की नमकीन अंडे की जर्दी खाना चाहती थी। नमकीन अंडे की जर्दी खा लेने के बाद उसने उसे पूरा खा लिया, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही बची। छोटी ने अंडे का सफ़ेद भाग मेज पर रखा और फिर दूसरे खाने की ओर इशारा करते हुए चरण से उसे लाने को कहा। चरण ने उसे असहाय किंतु स्नेह भरी दृष्टि से देखा और उसे खाने के लिए पेस्ट्री लाने में मदद की। प्रिया बगल में बैठी पिता और बेटी के बीच की बातचीत देख रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। हाल ही में उसका पेट ज्यादा गर्भवती हो गया था और जुड़वां बच्चों को जन्म देना भी एक गर्भावस्था से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। सौभाग्य से चरण विचारशील था और उसकी बहुत देखभाल करता था। फुयुआन में बहुत सारे नौकर भी थे, इसलिए प्रिया को अपनी पसंद के कुछ कपड़े डिज़ाइन करने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि अपनी बेटी की देखभाल का काम भी ज्यादातर चरण ही संभालता था। दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग पाचन में सहायता के लिए फुयुआन में टहलने लगे। घूमते घूमते वे सुनहरी मछली के तालाब के मंडप में पहुंच गए। पावनी के परिवार से लेले और के रान मंडप में रेलिंग पर झुककर मछलियों को खाना खिला रहे थे। दोनों बच्चे अपने चारों ओर इतनी सारी सुनहरी मछलियों को भोजन के लिए छटपटाते देखकर बहुत उत्साहित थे। चरण, प्रिया, पावनी, किंदाजी और दूसरे लोग पास में ही बेसुध बातें कर रहे थे। तभी चरण का फोन अचानक बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और कॉल उठाया। तभी उसके मामा मनोहर की चिंतित आवाज सुनाई दी। चरण, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे दादाजी गिर गए और उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई और उन्हें काउंटी अस्पताल भेज दिया गया है।
क्या हुआ? चरण का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से पूछा, दादाजी अब कैसे हैं? वे अभी अपनी चिड़िया को टहलाने निकले थे और किसी तरह गिर पड़े। वे अभी भी आपातकालीन कक्ष में हैं और उन्हें होश में लाया जा रहा है। मनोहर की आवाज़ चिंता से भरी थी। मैं अभी काउंटी अस्पताल जा रहा हूँ। चरण ने बिना कोई शब्द गंवाए मनोहर को निर्देश देने के बाद उसने तुरंत फ़ोन रख दिया। दादाजी सु चेंगफू इस साल लगभग 70 साल के हो गए हैं और बुजुर्ग लोग गिरने पर बहुत कमज़ोर होते हैं। और इस बार गिरने पर उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई। अब सु चेंगफू की हालत का अंदाज़ा न होने के कारण चरण जल्द से जल्द अस्पताल भाग सकता था। उसके पास लिंक्वान वाटर था जो किसी नाजुक घड़ी में जान बचा सकता था। क्या हुआ? चरण को अस्पताल जाते हुए सुनकर प्रिया, पावनी और बाकी सभी ने चिंता से उसकी ओर देखा। दादाजी गिर गए हैं और अब उन्हें काउंटी अस्पताल में होश में लाया जा रहा है। हमें जल्दी पहुंचना होगा, चरण ने सबको समझाया। फिर जल्दी से छोटी के रान को उठाया और देखभाल के लिए नानी को सौंप दिया। ये सुनकर प्रिया और पावनी दोनों चिंतित हो गईं। किंदाजी ने लेले को उठाया और सभी चरण के साथ काउंटी अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। काउंटी अस्पताल की ओर दौड़ते हुए चरण और अन्य लोगों ने सु चेंगफू के वार्ड को देखा और देखा कि दरवाजे के बाहर गलियारा और वार्ड खुद लोगों से भरा हुआ था। चरण का दिल धड़क उठा। उसे डर था कि वह बहुत देर से पहुंचा होगा। उसने प्रिया को दरवाजे तक पहुंचाया और मनोहर और उसकी सबसे बड़ी चाची को देखकर उसने जल्दी से दादाजी का हालचाल पूछा। बड़े चाचा, बड़ी चाची, दादाजी कैसे हैं? उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मनोहर ने आह भरी। उनके चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी उम्र की वजह से इस गिरावट ने उनके मस्तिष्क की नसों को प्रभावित किया है और इससे स्ट्रोक और हेमिप्लेजिया होने की बहुत संभावना है। ये सुनकर चरण को थोड़ा दुख हुआ। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि अगर लिंक्वान जल किसी की जान बचा सकता है तो वह सु चेंगफू को जरूर बचा सकता है। उसे बस दादाजी को और लिंक्वान जल देना था। मैं पहले दादाजी से मिलने जाऊंगा। वह प्रिया और पावनी के साथ वार्ड में दाखिल हुआ और सु परिवार जल्दी से वहां से चला गया। चरण, उसने अपने दादाजी को आंखें कसकर बंद किए बिस्तर पर लेटे देखा और दादी की आंखें लाल हो गईं। उसने जल्दी से उन्हें सांत्वना के कुछ शब्द कहे। दादी, चिंता मत करो, दादाजी जरूर ठीक हो जाएंगे। उसने अपनी जेब से लिंक्वान जल की एक बोतल निकाली और दादी शिल्पा को दे दी। ये जीवन रक्षक दवा है, इसे दादाजी को दे दो, यह उनकी चोट के लिए अच्छा रहेगा। चरण की बातें सुनते ही शिल्पा की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से दवा ली, सुमन से सु चेंगफू को उठाने को कहा और उसे तरल पिलाया। चरण ने सु चेंगफू को लिंक्वान जल पीते देखा, फिर वार्ड में सु परिवार की ओर देखा और देखा कि सु परिवार के अलावा वहां एक अजीब महिला भी मौजूद थी। महिला लगभग 25 साल की थी, गोरी त्वचा और नाजुक नाक नक्श वाली। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसका शरीर सुडौल था। चरण को अपनी ओर देखते हुए महिला ने अपने होठों को मोड़कर चरण की ओर मुस्कुरा दिया। चरण थोड़ा स्तब्ध रह गया। बस उसे महसूस हुआ कि उस महिला की फीनिक्स जैसी आंखें चमकीली और जगमगा रही थीं, अपनी बदलती रोशनी से उसे मोहित कर रही थीं। यह मिस सोंग किंगहुआन है। मिस सोंग ने ही आज तुम्हारे दादाजी के गिरने का समय रहते पता लगाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बड़े चाचा मनोहर ने चरण को सोंग किंगहुआन को घूरते हुए देखा तो समझाया। चरण के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे बस यही लगा कि उसके सामने खड़ी सोंग किंगहुआन बहुत ही आकर्षक, बेहद मनमोहक है और वह उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। खासकर जब उनकी नज़रें मिलीं तो चरण ने अनायास ही अपनी धड़कनें तेज महसूस कीं। उसने अपने दिल की धड़कन को दबा लिया, अनिच्छा से अपनी नज़रें हटा लीं और अपनी आंखें नीची कर लीं। शुक्रिया मिस सोंग, मेरे दादाजी को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए। आपका स्वागत है, ये बस एक छोटा सा उपकार था, सोंग किंगहुआन बोली। उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट थी। ये बहुत ही मधुर आवाज़ थी। उसकी बातें सुनकर हर किसी का मन अनायास ही आगे सुनने को मचल उठता। मिस सोंग, इस बार हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरे पिताजी के ठीक होने पर हम आपका उचित धन्यवाद करने आपके घर जरूर आएंगे। पास खड़े मनोहर के चेहरे पर कृतज्ञता झलक रही थी। सोंग किंगहुआन ने हाथ हिलाकर कहा, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपके परिवार वाले आ गए हैं, मैं वापस जा रही हूँ। सबका अभिवादन करने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने ऊपर देखा और चरण की ओर देखा। चरण उसकी नज़रों से मिला और सामने खड़ी औरत के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस किया, जिससे वह उसके पास जाकर उसे छूने के लिए ललचा रहा था। अनजाने में ही वह एक कदम आगे बढ़ चुका था। सोंग किंगहुआन उसके स्तब्ध भाव को देखकर हंस पड़ा और पलट गया। उसके कदम धीमे थे और वह तेजी से सबकी नज़रों से ओझल हो गई। पति, प्रिया की आवाज़ कोहरे की परतों को चीरती हुई एक प्रकाश स्तंभ की तरह चरण के कानों तक पहुंची। वह होश में आया तो देखा कि वार्ड में सभी लोग चिंतित भाव से उसे देख रहे थे।
खासकर प्रिया, उस पल चरण को देखते हुए उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। जब सोन किंगहुआन अभी वहां थी तो चरण उसे गौर से देख रहा था। उसके जाने के बाद भी वह वहीं जड़वत उसी दिशा में देखता रहा। प्रिया ने पहले कभी चरण को किसी औरत को इस तरह घूरते नहीं देखा था। चरण ने खुद को संभाला और जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। खांसी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सू चेंगफू ने धीरे से आंखें खोलीं और 2 बार खांसा। सब लोग जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे होश में देखकर उनके चेहरों पर खुशी के भाव उभर आए। पापा, आपको कैसा लग रहा है? सू चेंगफू ने वार्ड को लोगों से भरा देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या यही अस्पताल है? मुझे क्या हुआ? ये देखकर कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, सबने एक दूसरे से बात करते हुए उसे स्थिति समझाई। सुनने के बाद सू चेंगफू के चेहरे पर लाचारी झलक रही थी। मैं अपने चिड़ियों के पिंजरे के साथ पार्क में टहल रहा था और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं पीठ के बल गिर गया। गिरते ही मेरे सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी और फिर मैं बेहोश हो गया। आपने कहा था कि एक युवती ने मुझे अस्पताल भेजा था। हाँ, उसका नाम सोन किंगहुआन है और वह पहले ही जा चुकी है, तो हमें उसका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। सू चेंगफू ने जल्दी से कहा। हाँ, डॉक्टर ने भी कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उसे समय पर भेज दिया गया। सबने कुछ देर बातें की, फिर जल्दी से डॉक्टर को सू चेंगफू की जांच करने के लिए बुलाया। सू चेंगफू के शरीर की जांच करने के बाद डॉक्टर कुछ हैरान हुए। ये पिछले जांच परिणामों से इतना अलग कैसे हो सकता है? क्या अस्पताल ने गलत निदान किया होगा? मरीज का शरीर ठीक है, 2 दिन की निगरानी के बाद उसे छुट्टी दी जा सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सू परिवार का दिल तुरंत शांत हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद दादी ने जल्दी से चरण की ओर देखा। जियाओ तियान, क्या तुमने जो दवा दी थी उसका असर हुआ? अभी तुम्हारे दादाजी बहुत कमजोर थे, लेकिन अब उनका रंग गुलाबी हो गया है। बाकी लोगों ने भी चरण को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, उस दवा के चमत्कारी असर होते हैं, यह मुश्किल घड़ी में जान बचा सकती है। सू चेंगफू ने यह सुना और भावुक हो गया। मैं तो पहले ही जमीन में आधा दफन हो चुका हूँ, क्या इस चमत्कारी दवा की बर्बादी नहीं होगी? चरण ने जल्दी से हाथ हिलाया। दादाजी, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए आप सभी मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार हैं। उसने पहले भी सू परिवार के सदस्यों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए गुप्त रूप से लिंक्वान जल दिया था। हालांकि सू परिवार को इस बारे में पता नहीं था। लिंक्वान जल इस तरह का खजाना अगर आप बीमार हैं तो बीमारियों को ठीक करता है, और अगर आप नहीं हैं तो भी शरीर को मजबूत बनाता है। ये देखकर कि उसके नाना की हालत स्थिर हो गई है, चरण और बाकी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। यह एक अस्पताल था, बहुत सारे लोग असुविधाजनक होंगे और अन्य रोगियों को परेशान करेंगे। अर्जुन, चरण और उसके समूह को विदा करने के लिए उठे। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर चरण और बाकी लोग कार में सवार होकर फुरुई आंगन की ओर चल पड़े। फुरुई आंगन में लौटने के बाद पावनी और किंदाजी ने अलविदा कहने और जाने की तैयारी की। ये सुनकर चरण ने उन्हें वापस भेजने के लिए अंगरक्षकों की व्यवस्था की। फुरुई आंगन में लौटकर चरण ने केरान को नानी से लिया। छोटी बच्ची कुछ देर अपने माता पिता के साथ खेली, बार बार जम्हाई लेती रही। चरण ने अपनी बेटी के लिए दूध का फॉर्मूला तैयार किया और छोटी बच्ची के इसे पीने के बाद वह जल्दी से सो गई। अपनी बेटी के सो जाने के बाद प्रिया ने चरण को सोफे पर बैठा दिया। पति, आज नाना के अस्पताल के कमरे में आप उस मिस सॉन्ग को घूरते रहे, क्या उसमें कुछ अजीब है? प्रिया ने हैरान होकर पूछा। उसने चरण को किसी और औरत को ऐसे भाव से देखते कभी नहीं देखा था और वह थोड़ी घबरा गई। ये सुनकर सोन किंगहुआन का रूप चरण के मन में कौंध गया, खासकर उसकी मनमोहक आंखें जो हिलते हुए बेहद आकर्षक लग रही थीं। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा, ये थोड़ा अजीब है। तियान तियान, क्या उसे देखते हुए तुम्हें कोई अजीब सा एहसास हुआ? ये सुनकर प्रिया ने चिंता से चरण की ओर देखा। बिल्कुल भी अजीब सा एहसास नहीं हुआ, मुझे तो बस लगा था कि मिस सोन बहुत खूबसूरत हैं और उनकी आवाज़ भी मधुर है। जब चरण ने उसे यह कहते सुना तो उसका दिल भी बेचैन हो गया। उसने प्रिया को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि जब सोन किंगहुआन उसे देखती थी तो उसे लगता था कि सोन किंगहुआन की हर अदा और मुस्कान उसके दिल में लहरें उठाती थी, जिससे वह उसे गले लगाने और उसे प्यार करने का मन करता था। लेकिन चरण को लगा कि वह उस तरह का आदमी नहीं है जो स्त्री सौंदर्य का दीवाना हो। प्रिया के अलावा कोई और औरत उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकती थी। हालांकि सोन किंगहुआन एक चुंबक की तरह थी जो चरण को अपनी ओर खींच रही थी और उसे लगातार उसके करीब आने के लिए प्रेरित कर रही थी। चरण सोच ही रहा था कि अचानक उसकी कमर में दर्द हुआ। उसने मुंह बनाया और प्रिया की तरफ देखा और उसके गाल फूले हुए देखे। उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। चरण, तुम अभी क्या सोच रहे थे? उसका नाम पुकारते हुए सुनकर चरण का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं।
प्रिया और भी क्रोधित हो गई, स्पष्ट रूप से था। तुम्हें उस सोन किंगहुआन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना? चरण ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? हालांकि सोन किंगहुआन का सामना करते समय वह वास्तव में थोड़ा घबरा गया था, लेकिन चरण को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। वह उस तरह का स्वच्छंद आदमी नहीं था जो इधर उधर छेड़खानी करता हो। उसे लगा कि इस महिला सोन किंगहुआन में कुछ अजीब है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो पत्नी, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। चाहे दूसरी महिलाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मुझे वे पसंद नहीं आएंगी। चरण ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसे धीरे से मना चरण इसे केवल अपने व्यवहार से ही साबित कर सकता था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को थामा और अपना सिर नीचे करके उसके लाल होठों को चूमा। वह तब तक नहीं रुका जब तक प्रिया चुंबन से बेदम नहीं हो गई। उसने प्रिया को बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं रिश्तों में वफादार हूं और कोई दुविधा नहीं करूंगा। जहां तक उस सोन किंगहुआन की बात है, मुझे लगता है कि वह थोड़ी अजीब है, सीधी सादी नहीं। उसकी बातें सुनकर प्रिया के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। पतिदेव, क्या आपको लगता है कि वह किसी मकसद से आपके पास आ रही होगी? कहना मुश्किल है, मैं किसी से चुपचाप उसकी जांच करवाता हूँ, चरण ने गहरी आवाज में कहा। प्रिया चरण की बाहों में झुक गई, उसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। पतिदेव, मुझे लगता है कि आप आसानी से अपना दिल नहीं बदलेंगे। आप पूरे दिल से मेरे प्रति समर्पित हैं, लेकिन आपको सोन किंगहुआन को इस तरह देखते हुए देखकर मुझे अभी भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। अपने पूरे सफर के दौरान प्रिया को कभी भी चरण की भावनाओं पर शक नहीं हुआ। हालांकि इस बार चरण को बेकाबू होते और एक औरत को इस तरह देखते देखकर वह थोड़ी घबरा गई। इसके अलावा अब वह जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली थी और जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ी, चरण के साथ उनका अंतरंग जीवन पूरी तरह से आनंदित नहीं हो पाया। गर्भवती होने के कारण प्रिया स्वाभाविक रूप से इस बारे में ज्यादा सोचने और चिंता करने लगी कि कहीं दूसरी औरतें चरण को बहका तो नहीं रही हैं। आखिरकार चरण के साथ वर्तमान स्थिति और धन के कारण वह किसी भी समय जितनी चाहे उतनी महिलाओं को रख सकता था। मुझे पता है कि मैं गलत था, मुझे माफ करना पत्नी, मैं भविष्य में और अधिक सावधान रहूंगा और बिल्कुल भी दूसरी महिलाओं की तरफ नहीं देखूंगा। चरण ने अपनी पत्नी को काफी देर तक मनाने की कोशिश की, जब तक कि वह शांत नहीं हो गई। उसने प्रिया को वापस कमरे में ले जाने में मदद की और उसे थोड़ी देर लेटने और आराम करने को कहा। दूसरी ओर चरण सोन किंगहुआन की जांच के लिए लोगों की व्यवस्था करने चला गया। हाँ, उसकी पृष्ठभूमि और उत्पत्ति की जांच करो और यह भी कि वह आज पार्क में क्यों दिखाई दी। क्या मेरे नाना को बचाना एक संयोग था या उसने खुद ये सब किया था? चरण ने लू हुई को बुलाया और उसे व्यक्तिगत रूप से सोन किंगहुआन की जांच करने के लिए कहा। लू हुई जांच और ट्रैकिंग में कुशल था और अब जब उसने आंतरिक शक्ति विकसित कर ली थी तो उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। चरण ने उसे काम पर भेजने में बहुत आत्मविश्वास महसूस किया। ठीक है सर, मैं तुरंत जांच करने जाता हूँ, लू हुई ने जवाब दिया और सोन किंगहुआन की जांच करने के लिए तुरंत फुरुई प्रांगण से निकल गया। उस रात चरण ने एक कामुक सपना देखा। सपने में उसने एक स्त्री को गोद में लिया और वे एक दूसरे से लिपट गए, अंतरंगता के चरम पर पहुंच गए। हालांकि जब उस स्त्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ तो चरण चौंके बिना नहीं रह सका और अचानक बोल पड़ा, सोन किंगहुआन, ये तुम कैसे हो सकती हो? लेकिन सोन किंगहुआन ने उसे मोहक निगाहों से देखा और उसका पूरा अस्तित्व चरण की नजरों से ओझल हो गया। सपना वहीं खत्म हो गया और चरण चौंक कर जाग गया। उसे लगा कि एक ठंडी निगाह उस पर टिकी हुई है। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और प्रिया की गुस्से भरी आंखों से मिला। तियान तियान, क्या हुआ? चरण को तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ और उसने कुछ अपराधबोध से पूछा, तुमने अभी नींद में सोन किंगहुआन का नाम पुकारा? प्रिया सचमुच गुस्से में थी। वह उठ बैठी और गुस्से से बोली, तुमने उसे दिन में सिर्फ एक बार देखा था और तुम पहले से ही उस पर इतने मोहित हो। तुम रात में सपने में भी उसका नाम पुकारते हो। चरण सचमुच इसे समझा नहीं पाया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे सोन किंगहुआन के सपने क्यों आते हैं। अगर यह सच है कि आप दिन में जो सोचते हैं रात में भी वही सपने देखते हैं, तो उसे सोन किंगहुआन के साथ ऐसा करने का सपना क्यों नहीं देखना चाहिए था, है ना? उसी पल चरण को यह भी शक हो गया कि उसने भावनात्मक रूप से धोखा दिया है। चरण को अवाक, बिना कुछ कहे देखकर प्रिया की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसने चरण की ओर पीठ की ओर लेट गई, उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। चरण ने यह देखा और समझ गया कि उसकी पत्नी को अन्याय महसूस हो रहा है और वह मन ही मन रो रही है। उसका दिल दुखा और उसने जल्दी से प्रिया को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। तियान तियान, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। तुम ही एकमात्र हो जिससे मैं सचमुच प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि सोन किंगहुआन में कुछ अजीब है। शायद एक बार जब हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे तो हमें इसका कारण पता चल सके।
प्रिया चरण की बाहों में सिसक पड़ी, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। क्या तुमने सच में अपना मन नहीं बदला? नहीं, मैं कसम खाता हूँ। चरण ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, बस एक गंभीर प्रतिज्ञा करने ही वाला था जब प्रिया ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में चमकते आंसू थे और आवाज़ भारी थी। पतिदेव, आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अगर भविष्य में मेरे लिए आपकी भावनाएं बदल जाएं, अगर आप मुझसे ऊब जाएं या आपको कोई और औरत पसंद आ जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ईमानदार रहेंगे और मैं आपको जाने दूंगी और आपकी इच्छाएं पूरी करूंगी। प्रिया की बातें सुनकर चरण का दिल बुरी तरह दुखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ठीक से काम नहीं किया था, जिससे प्रिया असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वह दिन कभी नहीं आएगा तियान तियान, मैं चरण इस जीवन में सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाऊंगा और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। प्रिया ने उसकी देखभाल और कोमलता महसूस की और उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। वह आमतौर पर इतनी असुरक्षित या असुरक्षित नहीं होती थी। अब गर्भवती होने के कारण, अपने भारी शरीर को घसीटते हुए और गर्भावस्था के हार्मोन्स के कारण वह इतनी संवेदनशील हो गई थी। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं हमेशा ज्यादा सोचने की आदी होती हैं। चरण ने प्रिया की भावनाओं को शांत होते हुए महसूस किया और धीरे से उसके माथे को चूमा। पत्नी, अभी तो सुबह है, चलो थोड़ी देर और सोते हैं। प्रिया ने चरण की बाहों में आराम से सोने की मुद्रा बना ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। चरण ने उसे थाम लिया और धीरे से प्रिया की पीठ थपथपाए, उसे सुलाने के लिए मनाया। कुछ ही देर बाद प्रिया की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और वह एक स्वप्न में खो गई। हालांकि चरण को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सोंग किंगहुआन की पृष्ठभूमि स्पष्ट किए बिना वह बेचैन महसूस कर रहा था। भोर तक बहुत सोचने के बाद चरण और प्रिया उठे, नहाए धोए और नन्ही के रान को नाश्ता कराने ले गए। जब वे खाना खा रहे थे, लू हुई किसी को बुला लाया। चरण और प्रिया ने ऊपर देखा और तुरंत हैरान रह गए। लू हुई के पीछे जो महिला अंदर आई, वह कोई और नहीं बल्कि सोंग किंगहुआन थी। चरण का दिल तुरंत सतर्क हो गया। उसने लू हुई को चुपचाप जांच करने के लिए कहा था, लेकिन उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए नहीं कहा था। आखिर क्या हो रहा था? प्रिया ने सोंग किंगहुआन को देखा और अवचेतन रूप से चरण की ओर देखा। चरण ने उसकी चिंतित निगाहों को देखा, हाथ बढ़ाया और प्रिया का हाथ थाम लिया, उसे शांत होने का इशारा किया। सर, मिस सोंग ने कहा था कि वह आपसे मिलना चाहती हैं। लू हुई आगे बढ़ी और चरण को बताया। उसने कहा था कि वह मुझसे मिलना चाहती हैं और आप उसे सीधे ले आए। चरण ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू हुई इतनी आसानी से, बिना उसकी इजाज़त लिए, किसी को क्यों ले आया। चरण की बात सुनकर लू हुई का चेहरा लाल हो गया। के शब्दों पर वह हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता क्यों, उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उसे ले आया। लू हुई भी थोड़ा असमंजस में था। उसे सोंग किंगहुआन की जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। सोंग किंगहुआन पर कुछ नज़र डालने के बाद लू हुई को लगा कि सोंग किंगहुआन की हर बात सही थी और वह उसकी बात सुनने और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब तक सोंग किंगहुआन उसे थोड़ा और देखता, उसे खुशी महसूस होती। अब जब वह सोंग किंगहुआन को चारण में ले आया था, लू हुई को एहसास हुआ कि यह एहसास काफ़ी फीका पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक जाग गया हो और अब सोंग किंगहुआन के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं रही। लू हुई को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि उसने किसी को जल्दबाजी में लाकर गलती की है। चारण, बुलबुल की मीठी चीख जैसी एक सुरीली आवाज आई, जिसने लोगों को अनायास ही उसकी ओर आकर्षित कर लिया। चरण ने अनजाने में सोंग किंगहुआन की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उससे मिलीं, उसे घबराहट का एहसास हुआ और उसने अपनी नज़रें ज़बरदस्ती आधा इंच हटाकर उसकी भौहों के बीच केंद्रित कर लीं। सोंग किंगहुआन आगे बढ़ी और हल्की सी हंसी, जो पवन झनकार जैसी लग रही थी। चरण, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? उसके शब्दों में असीम आकर्षण था, उसकी कोमल आवाज़ मनमोहक। चरण उसकी नज़रों से मिलने से खुद को रोक नहीं पाया। पास खड़ी प्रिया गुस्से से भरी हुई थी। वह आगे बढ़ी और चरण को अपने पीछे ढक लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में डांटते हुए कहा, मिस सोंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे सामने मेरे आदमी को रिझाने के लिए क्या तुम मेरे प्रति कुछ ज़्यादा ही अपमानजनक नहीं हो रही हो? सोंग किंगहुआन की नज़र प्रिया पर पड़ी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या तुम डरी हुई हो? क्या तुम्हें डर है कि चरण मुझसे प्यार करने लगेगा? प्रिया ने उसके शब्दों में उकसावे को महसूस किया और ठंडी सांस ली। मेरे पति को तुम जैसी बेशर्म औरत पसंद नहीं आएगी। तुम असल में कौन हो? मेरे पति से जानबूझकर संपर्क करने का तुम्हारा क्या मकसद है? चरण, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी मकसद से तुम्हारे पास आ रही हूँ? सोंग किंगहुआन ने धीरे से चरण का नाम पुकारा, उसके स्वर में थोड़ी नाराजगी थी। मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
उसकी आवाज़ में जादू सा था जिसने चरण को अनजाने में ही उसकी ओर खींच लिया। जैसे ही उसकी नज़रें उसकी आंखों से मिलीं, जो एक हल्की बैंगनी चमक उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत होता था, चरण, उसका दिमाग खाली हो गया। उसने सोंग किंगहुआन को घूरा। उसे लगा कि वह सिर से पैर तक आकर्षण से भरी हुई है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। चरण अनजाने में आगे बढ़ गया, सोंग किंगहुआन के करीब जाना चाहता था। प्रिया ने चरण की असामान्यता महसूस की, घबरा गई और जल्दी से चरण का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। पति, क्या हुआ? हालांकि चरण की नज़रें सोंग किंगहुआन से 1 इंच भी नहीं हटीं। उसने अपना हाथ प्रिया के हाथ से छुड़ाया और सोंग किंगहुआन की ओर चलना जारी रखा। चरण, प्रिया के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए जब उसने उसे पुकारा। हालांकि चरण ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो। वह सोंग किंगहुआन के करीब चला गया, उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं। सोंग किंगहुआन ने धीरे से हंसते हुए चरण के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। चरण, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। किंगहुआन, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। उसका स्पर्श पाकर और उसकी मधुर आवाज़ में ऐसे मीठे शब्द सुनकर चरण को लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून खौल रहा हो। प्रिया ने देखा कि चरण की हालत ठीक नहीं है और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह उस औरत से ऐसे शब्द कैसे कह सकता था जिससे वह सिर्फ 2 बार मिला था। वह जल्दी से चिल्लाई, ये औरत लोगों को मोहित कर सकती है। पहरेदारों, जल्दी से इसे पकड़ लो। प्रिया को अब यकीन हो गया था कि सोंग किंगहुआन के पास जरूर कोई अजीब तरीका होगा जिसके जरिए वह चरण को इतनी अच्छी तरह मोहित कर सकती है। अगर वह काबू में रहती तो चरण सामान्य हो सकता था। प्रिया के शब्द पढ़ते ही आंगन में तुरंत कई आकृतियां प्रकट हुईं। जियांग मुवान और चुनशिया की यूडोंग, सभी ने खुद को प्रकट किया। इस औरत को पकड़ लो, प्रिया ने सोंग किंगहुआन की ओर इशारा करते हुए अंगरक्षकों से कहा। जी हाँ, महोदया। जियांग मुवान और बाकी लोग सोंग किंगहुआन पर हमला करने ही वाले थे कि चरण बोल पड़ा और सबको पीछे हटने का आदेश दिया। हिलना मत। किंगहुआन मेरा मेहमान है, तुम सब पीछे हट जाओ। ये सुनकर जियांग मुवान और बाकी लोगों के चेहरे पर बेचैनी छा गई। मैडम ने उन्हें इस औरत को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन मालिक ने इसकी इजाज़त नहीं दी। वे किसके आदेश का पालन करें? प्रिया ने अविश्वास से चरण की ओर देखा और देखा कि वह सोंग किंगहुआन को एक कोमल भाव से देख रहा था, मानो उसकी आंखों और दिल में सिर्फ सोंग किंगहुआन ही बसी हो। उसने अपने हृदय में व्याप्त शिकायत और बेचैनी को दबाते हुए चरण पर चिल्लाए, चरण, उठो, ये औरत अजीब है, इसने तुम्हारा मन मोह लिया है। हाँ हाँ, ये औरत लोगों को मोहित कर सकती है। लू हुई, जो पास खड़ा था, आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से चिल्लाया, उसे मार्शल आर्ट आती होगी। सब लोग सावधान रहें, वह गुरु को नुकसान पहुंचा सकती है। जियांग मुवान का चेहरा एक साथ बदल गया। ये सुनकर वे तेजी से सोंग किंगहुआन के पास कदम दर कदम पहुंचे, पहला कदम उठाकर उसे पकड़ना चाहते थे। चरण, वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है टिल्डा। सोंग किंगहुआन ने हाथ बढ़ाया और चरण के हाथ में अपना हाथ डाल दिया, उसे देखकर पलकें झपकाईं। जैसे जैसे वह करीब आई, चरण को उससे एक मोहक खुशबू आती हुई महसूस हुई, एक ऐसी खुशबू जो किसी की भी सबसे आदिम इच्छाओं को जगा देती थी। सोंग किंगहुआन पर टिकी उसकी आंखें धीरे धीरे गर्म होती गईं। किंगहुआन, चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।